मैं के.एम. अग्रवाल महाराजगंज का निवासी हूँ और पत्रकार रहा हूँ मूल रूप से। पिछले काफ़ी दिनों से मेरे मन बात थी, प्रोफेसर इनामुल्लाह सिद्दीकी साहब जो महाराजगंज स्थित जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज में राजनीति विज्ञान विभाग में प्रोफेसर रहे हैं और बहुत ही खुले विचार के हैं। इनसे न सिर्फ महाराजगंज के संदर्भ में बल्कि अपने देश के संदर्भ में भी, कुछ बहुत धर्म के संदर्भ में भी, समाज के संदर्भ में बातचीत की जाए। इसके पीछे कारण ये भी रहा है, मैंने महसूस किया है महाराजगंज में जो कुछ खास लोग थे जिनकी एक पहचान थी खुद की और उनसे महाराजगंज की पहचान थी। जैसे मैं नाम लूँ, गांधी सिंह जी, डॉक्टर घनश्याम पांडे जी, विजय रंजन वर्मा जी, डॉक्टर कैलाश सिंह, डॉक्टर दरवेश सिंह, डॉक्टर सीपी सिंह, चारूचंद श्रीवास्तव का भी नाम मैं लेना चाहूँगा। जी। ये ऐसे लोग एक पहचान थे महाराजगंज की, ये धीरे धीरे करके इस पृथ्वी को छोड़ चुके हैं। एक ही दो तीन लोग ऐसे बचे हैं जिन्हें कह सकते हैं कि वो महाराजगंज की पहचान है, उनसे महाराजगंज की पहचान है। उनमें हमारे प्रोफेसर इनामुल्लाह सिद्दीकी साहब हैं। नमस्कार आपको सिद्दीकी साहब। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, आपका बचपन कब बीता, कहाँ बीता और आप महाराजगंज कब आए? मैं मूलतः मेरा जन्म स्थान बांसगांव तहसील में एक गांव है धुरियापार। वो धुरियापार मेरा समतपुर कागज़ में और बोलचाल में धुरियापार, वहीं से मेरा संबंध है। पिताजी मेरे एक किसान, छोटे ज़मींदार, धार्मिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति और आज़ादी में की लड़ाई में काफ़ी योगदान, मेहनत करने वाले एक कांग्रेसी थे। मैं 1950 में पैदा हुआ, 8 जुलाई 1950 को, 49 को। कागज़ में तो यूँ तो जुलाई 51 दर्ज है, लेकिन उस तरह की हेरा फेरी होती थी पहले ज़माने में, जो नहीं होनी चाहिए थी, न होनी चाहिए आज। घर पे पढ़ाई शुरू हुई, मस्जिद से, मदरसे से, मकतब से, फिर इस्लामिया प्राइमरी स्कूल से, कुछ आगे चल कर के गोरखपुर के अंसार प्राइमरी स्कूल से। सिनेमा देखने चला गया था स्कूल छोड़ कर के, इसलिए स्कूल छोड़वा दिया गार्जियंस ने और फिर मदरसे में दाखिल कर दिया। इस तरह से पढ़ाई में थोड़ी सी देरी, थोड़ा विलम्ब हुआ। बहरहाल बचपन का चंचलपना था, सबके बचपन में रहता है करीब करीब। स्कूल छोड़ करके सिनेमा देखने गया, उसकी सज़ा में 3 साल बैक करना पड़ा। फिर रोज़ा एंग्लो जूनियर हाई स्कूल से मिडिल पास किया, मोतीलाल इंटर कॉलेज दुघरा से मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल और रामरेखा सिंह इंटर कॉलेज उरुआ बाजार से इंटरमीडिएट। उसके बाद सारी शिक्षा दीक्षा जो कुछ भी हो सकी वो गोरखपुर यूनिवर्सिटी से हुई। 1 अगस्त 1973 को मैं महाराजगंज आ गया। इसमें तक एमए कर लिया होगा तब? जी हाँ। लॉ कंप्लीट नहीं हो पाया, 2 साल हुआ, चला आया यहाँ पर एमए की बुनियाद पर लेक्चरर हो करके, और फिर यहीं से रिटायर हुआ, इसी धरती से जिससे हम, मेरे पूर्वजों का बहुत पुराना संबंध बांसवार बैजवली छावनी से लगाव होने के नाते मूलतः हमारी ज़मीनें भी यहाँ थी, जो अब नहीं रही, बहुत पहले से नहीं रह गई, लेकिन रिकॉर्डों में कहीं न कहीं इंदराज हम लोगों का है। तो बांसगांव तहसील और महाराजगंज दोनों तहसीलों का संयुक्त मैं व्यक्ति, नागरिक हूँ एक तरह से। महाराजगंज की धरती से लगाव था, विकल्प कुछ मौजूद भी थे दूसरी जगह सेवाओं के,
लेकिन प्रायोरिटी इसी को दी गई। कॉलेज का माहौल हमारे बड़ा अच्छा था शुरू के दिनों में। छोटा स्टाफ, बहुत अच्छा स्टाफ, बहुत अच्छे प्रिंसिपल, बहुत अच्छे बड़े बाबू, बहुत अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे, ग्रामीण परिवेश, गरीबों के बच्चे आते थे, अच्छे लोगों के भी बच्चे आते थे। इसी संदर्भ में एक दूसरा प्रश्न करूंगा। पिछले 50 वर्षों में आपने महाराजगंज को देखा है। जी हाँ। यहाँ की जमीन, यहाँ के लोग आपको कैसे लगे? ये बड़ा सीधा और टेढ़ा सवाल दोनों है। गुलिस्तान में फूलों की बाग में जाकर के किसी से पूछा जाए कि आपको फूल कैसे लग रहे हैं या बाग के मालिक पास मैं खुद तोहफा लेकर के जाऊं फूलों की टोकरी, ठीक वही बात हुई लगभग। महाराजगंज की ज़मीन में बहुत बड़ी कशिश है, खिंचाव है। यहाँ के लोग सीधे हैं लेकिन कुटिल नहीं हैं, समझदार हैं लेकिन चतुर नहीं हैं, मेहनती हैं लेकिन संयमी नहीं हैं। एक दिन मेहनत कर लिया, 3 दिन आराम भी कर सकते हैं। 15 दिन मेहनत करके 4 दिन आराम भी कर सकते हैं। अगर थोड़ी थोड़ी मेहनत संयम के साथ करें, लोगों को समझें और समझ करके अपना निर्माण करें तो बहुत कुछ हो सकता है। ये महाराजगंज की धरती बड़ी ही उपेक्षित धरती रही है। उपेक्षा इतनी हुई कि गंडेविया बंदोबस्त शिवबल लाल सक्सेना को लाना पड़ा यहाँ पर आंदोलन करके 1937 में। यहाँ एक प्रावधान था कि 7 साल लगातार अगर कोई किसान किसी ज़मीन पर काबिज रहता था तब वो दखीलकार होता था। दखीलकार वो किसान होता था जिसको बगैर कानूनी प्रोसीजर प्रक्रिया अपनाए बिना ज़मींदार बेदखल नहीं कर सकता था। और गैर दखीलकार वो किसान होता था जिसको कानूनी प्रक्रियाएं नोटिस दिए करके बेदखल करने वाली प्रक्रिया, अदालत में उसको सवाल जवाब पेश करने की प्रक्रिया अपनाए बिना वो बेदखल कर देता था। यहाँ के ज़मींदार इस मामले में कुटिल थे, सबको नहीं कहता लेकिन कुछ तो ख़ास लोग थे जो 3 साल के बाद किसान को बेदखल करके दूसरी ज़मीन दे देते थे। कहते थे, ए बहोरन हाउ खेतवा बहुत दिन से जोतत हवा भाई, जोत बहुत बढ़िया है, जिससे कि उसका कब्जा न होने पाए उस पर। ये तुम्हारा 3 मंडा रहल है ना, ये 4 मंडा ले ले। वो सीधा साधा सोचता था बाबू 4 मंडा दे दिए हैं और घर के नगीचे पा गेली, छोड़ के चला आता था उस पर और पड़ताल होता था नए सिरे से उसके ऊपर। तो नतीजा ये कि 7 साल कभी पूरा नहीं कर पाता था और वो बेदखल होते रहते लोग। तो एक तरह से ये कुचक्र चलता रहता था जमींदारों का, जो शोषणकारी जमींदार थे, सब नहीं, बहुत से लोग, और किसान उसकी चक्की में पीसता रहता था। ये प्रोफेसर शिवबल लाल सक्सेना का व्यक्तित्व था जो यहाँ आने के बाद से उन्हें बहुत थोड़े समय में वॉलंटियरों की एक सेना खड़ी कर ली। 1932 के लास्ट में 33 में आएगी और 2 साल के अंदर। सक्सेना साहब के संदर्भ में फिर आपसे प्रश्न करते हैं, बातचीत करते हैं। अब आप ये बताया जरा सा कि आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद आज देश में, हमारे समाज में हिंदू मुसलमानों के बीच में क्या संबंध है, कैसा आप महसूस करते हैं इनके बीच के संबंधों को? देखिए, हिंदू मुसलमानों के बीच में संबंध बड़े ही सरल रहे हैं और आज भी सरल हैं। शर्त यह है कि राजनेता उन्हें बिगाड़ने की कोशिश न करें। और दुख की बात, दुर्भाग्य की बात यह है कि राजनेता पिछले लगभग 20 साल से, खास करके
आजकल के 20 सालों से इस पर तुले हुए हैं कि हम इसको खराब करके ही रहेंगे। लड़ाओ उन दोनों को। हाँ, हिंदुस्तान चमन है, जन्नत मेरा वतन है, हो शेख या ब्राह्मण सबका यही भजन है। एक समय था ये कहा जाता था, और आज दोनों के लिए रास्ते अलग किए जा रहे हैं। हिंदू हिंदू हिंदू, मुसलमान मुसलमान मुसलमान। 14.5% मुसलमान है मैक्सिमम हिंदुस्तान में। वो 86% लोगों के लिए खतरा कैसे हो सकता है? खतरा शोषण है, खतरा अन्याय है, खतरा भेदभाव है। लेकिन उनको सिखाया ही जा रहा है कि श्री राम घाटे में हैं, संकट में हैं, कृष्ण जी महाराज संकट में हैं, विश्वनाथ जी महाराज संकट में हैं। ये देवी देवताओं की, अवतारों की महान महान शक्तियाँ ये कैसे संकट में होंगी? उनके नाम लेवा हो सकते हैं जो संकट में? दूसरों के संकट को दूर करते हैं, हाँ, वो खुद कैसे संकट में आ जो सकते हैं? जो स्वयं संकट हाँ, मोचन हैं, वो संकट में कैसे होंगे? तो और भोली भाली जनता को, जो नहीं जानते कि वास्तविकता क्या है, नहीं समझ पाते, या समझते हैं तब भी भावावेश में आकर के चल पड़ते हैं उनके पीछे। उनको ये वर्गला करके अडवाणी, अडानी, अंबानी, करोड़पतियों नहीं अरबपतियों खरबपतियों के चक्कर में पूरे हिंदुस्तान को डाल दिया जा रहा है। एक तरफ अखंड भारत की बात की जाती है, अभी 14 करोड़, अरे 14% यानी लगभग 21 के 22 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में है। उससे उसके वजूद पर मौजूदा शासन करने वाली पार्टी की राजनीति टिकी हुई है। अगर माइनस कर दीजिए इन 14% लोगों को, तो भाजपा के पास क्या बचेगा? क्या बचेगा? राजनीति खत्म हो जाएगी उनकी। किस बल पर वो राजनीति करेंगे? और अखंड भारत में अफगानिस्तान मिला लेंगे, पाकिस्तान मिला लेंगे, बांग्लादेश मिला लेंगे। क्या ये संभव है आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में? हाँ? ये संभव ही नहीं है। और थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए, मूर्खों के स्वर्ग में ले जाएं, हम चले जाएं और वहाँ जाकर के मान लें कि ये सब आ जाएंगे, तो 180-82 करोड़ की जनता में कितने मुसलमान हो जाएंगे? और उनका परसेंटेज 44% हो जाएगा। 47 में भारत के बंटवारे के समय जी, बड़ी संख्या में जो यहाँ के मुसलमान यहीं के थे, वो पाकिस्तान चले गए। उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए भाईजान, सीधी सी बात यह है कि मैं दर्शक बंधुओं से भी बात करना चाहूँगा। पाकिस्तान जाने वाले लोग सब के सब पाकिस्तान के समर्थक नहीं थे। पाकिस्तान के धुर विरोधी लोग भी पाकिस्तान चले गए। एक घटना बताऊं, मेरे परिवार का संबंध मुस्लिम लीग से कभी नहीं रहा। पाकिस्तान बन गया था, पिताजी मेरे बांसगांव गए कोई कागज़ अपना तहसील का बनवाने, लौटने लगे, उसी साल पाकिस्तान बना था। बारिश होने लगी, बांसगांव कस्बे से बाहर, थोड़ा सा बाहर, एक खपरेल का मकान बाबू साहब का था। उनके मकान के बरामदे में उनके वहाँ चौकी बिछी हुई थी, उस पर जाके वो बैठ गए और साइकिल खड़ी कर दी। छोटे छोटे बच्चे उस घर के निकले, मियाँ आइल बारे, पाकिस्तानियाँ आइल बारे, अच्छा, दढ़िया उखाड़ रहे, ये सब शोर बच्चों का सुना तो बाबू साहब बाहर आ गए, बच्चे अंदर चले गए। बाबू साहब परिचित थे, दुआ सलाम के बाद उन्होंने कहा कि निक कैला बैठ गई भैया, तो कह लगे आपके घर के बच्चे, के बच्चों को ही नहीं पूरे देश की मानसिकता खराब हुई है आजकल। और बच्चे ये पहचान नहीं सकते, सीख रहे हैं, ये बच्चे पहचान नहीं सकते कि कौन पाकिस्तान का समर्थक था, हामी था, और कौन उसका मुखालिफ था। बच्चे तो जानते नहीं, वो जानते हैं कि कुर्ता पैजामा दाढ़ी और टोपी, उसी ने कुल गड़बड़ किया है। वो आपको या असफंदियार खां को या मसीहुल्लाह खां को कहाँ से अलग कर पाएगा? तो बड़ी चुभती हुई बात थी कि बच्चे नहीं दोषी हैं,
हम दोषी हैं, हम उनको बता नहीं पा रहे हैं। ये हाल था। पाकिस्तान जो लोग चले गए, एक बार आपने बताया था हाँ कि आपके कोई रिश्तेदार या पटीदार जो और काफी अच्छे पद पर थे, हाँ हाँ पाकिस्तान चले तो गए, हम- लेकिन यहाँ की जमीन उनके दिल में हमेशा बैठी हुई थी, और एक बार जब यहाँ आए मैं तो बता आप रहा हूँ, बहुत खास बात बता रहे थे। मैं बता रहा हूँ। मेरे चचेरे चचा होते थे, मिस्टर इफ्तिखार अहमद, फॉरेन सर्विस में थे इंडिया में, और फिर पाकिस्तान अडॉप्ट कर लिया उन्होंने। पाकिस्तान चले गए, अच्छे अच्छे पदों पर रहे। रिटायरमेंट के बाद 1981 में आए, दिसंबर में गांव में भारत है। हाँ। वीज़ा में उनके 15 दिन का वीज़ा था गांव का। आए जिस रात में, तो शाम को आए। किस गांव, कहाँ पर है? हमारा गांव धुरिया पर। वहाँ है गांव पर। आए और उनका बिस्तर उस्तर लगाया गया, तो उन्होंने कहा कि बेटा हम घारी में सोना चाहते हैं। अच्छा। ये लेकिन मकान के फर्श पक्के हो चुके थे या खड़ंजे हो चुके थे, मकान कुछ नया बन गया था मैक्सिमम रहने वाला। घारी ही पुरानी थी उनके समय की, कच्ची जमीन। हाँ। मैंने देखा रात में, बगल में मैं सोया हुआ था, पुआल पर सोए वो, पानी अपने सिधाने का गिरा करके मिट्टी में सूंघ सूंघ करके रो रहे थे रात में, 1:30-2 बजे रात में। अच्छा। हाँ, कि इसी मिट्टी की खुशबू और सोंधी खुशबू के लिए मैं आया था, और मैं 15 दिन रहना था मुझे, लेकिन मैं सुबह चला जाऊंगा। बैक हो गए, नहीं रुके, किसी कीमत पर नहीं रुके। ये हालत थी। वो किन हालात में गए, किन परिस्थितियों में गए, ऐसा हवा उठा दिया था लोगों ने कि हिंदुस्तान में एक भी मुसलमान बचेगा नहीं, न रहने पाए। हाँ। बचेगा नहीं, मार डालेंगे। और पाकिस्तान में एक भी हिंदू बचेगा नहीं, हाँ। मार डाले जाएंगे। इस डर से लोग भाग रहे थे। दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान और भारत का विभाजन ही अप्राकृतिक और अनैतिक और असंवैधानिक हुआ है। ये बात जो कही गई, असंवैधानिक इसलिए मैं थोड़ा सा अर्ज करना चाहूँगा। डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल का नाम सब लोग जानते हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। चले गए थे? नहीं, वो तो वहीं थे ही। वो पंजाब में थे। वो पंजाब में थे और सियालकोट में। पाकिस्तान बनने के 11 साल पहले वो एक्सपायर कर गए, तो उनके पाकिस्तान या हिंदुस्तान आने का सवाल ही नहीं। तो हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान में मर गए। कहा यह जाता है कि वो पाकिस्तान चले गए। ये कहा जाता है, लेकिन ये भ्रम पैदा किया जाता है लोगों को। ईमान आजादी के 11 साल पहले ही मर गए। हाँ, 21 अप्रैल 1937 को एक्सपायर कर गए। ये आरोप लगाया जाता है कि बताइए, पाकिस्तान ऐसा चले। लिखा उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में, हाँ। इतनी अच्छी कविता, और चले गए पाकिस्तान। कोई सवाल ही नहीं है, वो तो 10 साल पहले मर गया। 21 अप्रैल 37 को मर गए। पाकिस्तान आया, अस्तित्व में आया 3 जून 47 को। नक्शा मंजूर हुआ, उसका विभाजन हुआ, और नक्शा भी मंजूर हुआ तो इस तरह से मंजूर हुआ कि उस पर मालदा पर 3 दिन तक पाकिस्तान का झंडा लहराता रहा। 14, 15, 16, 17 तारीख 17 अगस्त को वो एकाएक भारत में आ गया। बंगाली कहते थे इसी तरह से, वो नदिया ज़िला भारत में था, और 17 अगस्त को पता चला कि पाकिस्तान में चला गया। तो वहाँ के लोगों के लिए लोग मजाक उड़ाते थे कि बंगाली उठा सुबह को, तो उसने देखा कि पाकिस्तान का हरा झंडा लहरा रहा है। तो उसने कहा, ओ अल्लाह कुदरत देखें, रसूल शान देखें, सुकाले उठलम देखलम पाकिस्तान। ये अल्लाह की कुदरत और रसूल की शान है कि सुबह को उठा तो देखा कि पाकिस्तान, सोए थे भारत में, हाँ, उठे पाकिस्तान में। उठे पाकिस्तान में आ गए। तो वो समझ ही नहीं पाया कि कैसे ये पाकिस्तान हो गया। तो सो के उठा, जब अजान हुई तो आंख मलते हुए उठा, तो कहा झंडा लहरा रहा है बिल्डिंगों पर, सरकारी बिल्डिंगों, थाने होने पर हरा झंडा।
को अल्लाह कुदरत देखें, रसूल शान, रसूल की शान हाँ, देखिए। हाँ। सुकाले उठलम देखलम पाकिस्तान। अब ये बंगालियों के साथ जोड़ दिया गया लोगों ने। और हिंदुस्तान का हिंदू चाहे मुसलमान 3 दिन तक पाकिस्तान में रहा, और तीसरे दिन वो गा रहा था कि कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, हो तेरी सर बुलंदी यो चांद आसमां में, सुबह होते होते कुछ और हो गया। वो हिंदुस्तान हो गया। तो ये अनैतिक, अप्राकृतिक, असंवैधानिक, असंवैधानिक इसलिए कि इंडिया एक फेडरेशन है, और फेडरेशन में कोई भी यूनिट राइट टू सेसीड, पृथक्करण का अधिकार नहीं रखती है। फेडरेशन में, हाँ, फेडरेशन में इंडिया एक्ट 1935 की पहली धारा में इसको फेडरल हाँ सेटअप दिया गया। आज का जो भारत है वो भी फेडरल है, राज्यों का संघ है। आज का जो पाकिस्तान है तथाकथित, वो भी फेडरल है। आज का जो बांग्लादेश है वो भी साला फेडरल है। 8 स्टेट बना दिया, 17 जिले का था, अब 64 जिला बना दिया, और 8 स्टेट कर दिया, 8 राज्य कर दिया, जिसको विभाग लिखा जाता है वहाँ। तो जो लोग यहाँ से गए वो वहाँ भी एडजस्ट नहीं कर सके। एडजस्ट कर गए होते लोग, अगर ये लोग गए थे तुरंत का तुरंत बंगाली, पंजाबी, सिंधी, उत्तर प्रदेश वाला, बिहारी, बंगाली, ये सब आपस में रिश्तेदारियाँ किए होते। कहाँ तो नारा दिया गया कि जहाँ जहाँ भी कलमा पढ़ा जाता है वो मुसलमान का देश है, इस्लाम का देश है, नारा दिया गया धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए उनमें। और कहाँ हालत ये है कि पंजाबी की लड़की तुम्हारे घर में नहीं आ सकती ब्याह करके, बंगाली की लड़की नहीं आ सकती, तुम्हारी लड़की बंगाली के घर नहीं जा सकती ब्याह करके। अगर रिश्तेदारियाँ कर दी गई होती पंजाबी, सिंधी, बंगाली सब बड़े पैमाने पर, तो न बांग्लादेश टूटता, न आज पाकिस्तान में महाजिर और पंजाबी के बीच में झगड़ा होता, न पंजाबी और सिंधी के बीच में झगड़ा होता। जैसे अमेरिका पर किताब पढ़िए भाईजान आप, फेडरल सिस्टम ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ कतई उसने लिखा है AC ब्रोगन ने, बड़ी अच्छी किताब है। उसको पढ़ने के बाद हम हिंदुस्तानियों को भी पढ़ना चाहिए कि फेडरेशन कैसे कामयाब होती है। हमारे वहाँ जो फेडरल सिस्टम है ये भी बहुत कमज़ोर है अभी। हम जब तक सोसाइटी के हिसाब से नहीं बन जाएंगे, अगर हिंदू की मुसलमान से शादी नहीं होती ना हो, लेकिन अग्रवाल की अग्रहरी के वहाँ हो तो ठीक है, पटेल की कुर्मी के वहाँ, कुर्मी की पटेल जी के वहाँ, सैंथवार के वहाँ, इस तरह से तो कम के पैमाना हमारा बड़ा होता जाए। मुसलमान की सिद्दीकी साहब की सैयद के वहाँ, सैयद साहब की पठान के वहाँ, पठान की अंसारी के वहाँ, कम तो बड़ा पैमाना कीजिए। कुछ लोग प्रयास करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। सफलता नहीं मिल रही है। ये देखिए माइंड सेटअप हमारा खराब है या दूसरे तरह का है। वर्तमान में हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो एक अविश्वास पैदा होता जा रहा है, मतभेद पैदा होता जा रहा है, इसका क्या कारण आप मानते हैं? क्यों ऐसा हो रहा है? अविश्वास तो नहीं है, मतभेद है, और मतभेद प्राकृतिक होता है। मतभेद आदरणीय भाई अग्रवाल साहब का मुझसे, मेरा सुरेंद्र बाबू से, सबसे हो सकता है। मन भेद नहीं होना चाहिए। मैं महसूस करता हूँ कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में मन भेद और भय की राजनीति हो रही है। हाँ, भय की राजनीति, और डिफेंडेंट के तौर पर मुसलमान भी असुरक्षित महसूस करने के नाते, भय के नाते, भय हेटरेट को, नफरत को जन्म देता है। ये भय वास्तविक है या अवास्तविक है? अवास्तविक है, ये है ही नहीं। हिंदुस्तान का हिंदू
दुनिया की अन्य गैर इस्लामी बिरादरियों में ये मुंह देखी और चाटुकारिता नहीं है, ईमानदारी से कह रहा हूँ। और मैंने मस्जिदों में कहा है, अपनी मस्जिद में, वहाँ की मस्जिद में भी मैंने अपने भाषण में कहा है कि पूरी दुनिया में जो गैर मुस्लिम पाए जाते हैं उनमें द बेस्ट अगर कहोगे तो हिंदू है, मैंने कहा है लोगों को। और ये सही बात है कि हिंदू सबसे अच्छा है, बहुत अच्छा है। इनको भड़काया जा रहा है। ये उसको अगर पोक न किया जाए, पोक न किया जाए तो वो भड़केगा नहीं। वो मूलतः शरीफ आदमी है, मूलतः। हाँ, जो हिंदू का अर्थ माना जाता है हाँ। वही जो सबको बराबर माने, हिंदू का सबके साथ अच्छा संबंध रखे, एक दूसरे के दुख सुख में काम आवे, मतभेद न पैदा करे। हिंदू का मतलब होता है फारसी में खींच लेने वाला, अपनी ओर आकर्षित करने वाला। शेख सादी का एक बहुत पुराना शेर है, पूरे विश्व को एक माना है। हाँ? जैसे जहाँ पर क्या कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। हाँ, वसुधैव कुटुंबकम की बात कही गई है, वहाँ इस तरह मतभेद क्यों पैदा हो रहा था? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी शस्य शालिनी अधना सधना संतु संतु ब्राह्मणा निरामया। जो धनवान नहीं है वो धनी हो जाए, ब्राह्मण निर्भीक हो जाए, निरपेक्ष हो जाए। अब देखिए कितनी ऊंची बात है कि ब्राह्मण निरपेक्ष हो जाए, वो व्यामोह न रहे, उसको आपस में अलग अलग न देखे, वो भेदभाव समान देखे सके, समदृष्टा हो जाए। और वाकई ब्राह्मण लीड करता था, आज लीड करने वाले सब हो गए हैं और ब्राह्मणी गुण लोगों के बीच में है नहीं। ये कहा जाता है कि वास्तव में हमारा विरोध ब्राह्मण से नहीं होना चाहिए। जो ब्राह्मणवाद है, उनके अंदर जो भावना आ गई है, जैसे मैं देखता हूँ ब्राह्मण का छोटा बच्चा भी है, उसको भी लगता है कि मैं और सबसे सुपर हूँ, मैं ऊंचा हूँ, मैं बड़ा हूँ। ये भावना आज लोगों को तकलीफ पहुंचा रही है। तो ये तो अज्ञानता। आप कहाँ से सुपर हो गए भाई? ये अज्ञानता। और ये बात जो कह दी गई है कि गुणहीन अगर ब्राह्मण है तभी पूजिए, और गुणवान अगर दूसरा है, दलित है, तो मत पूजिए। हाँ, मत पूजिए। ये सब बातें भी हैं जो तकलीफ पहुंचाती है लोगों को। लेकिन फिर कुल मिला करके ब्राह्मणों में जो खूबियां हैं वो अद्वितीय हैं। अगर ब्राह्मण है ब्राह्मण तो अद्वितीय है, और नहीं तो राक्षस है, राक्षस हो जाएगा वो। अरे भाई रावण क्या था? हाँ, ब्राह्मण ही था, कहते हैं। फिर दूसरी चीज ये कि जात बिरादरी एक पहचान के लिए है कि ये कबीले, ये वंश पहचाने जाएं, फला जगह की ये बाबू साहब हैं, पटेल जी हैं, अग्रवाल साहब हैं, ये वकील साहब हैं, ये सिद्दीकी साहब हैं, ये चारू बाबू हैं। ये पहचान के लिए। मूलतः हर आदमी के अलग अलग गुणों की सराहना होनी चाहिए। ये सही बात है यकीनी तौर पर कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ गैर मुस्लिम हैं और वहाँ मुसलमान भी रहते हैं, जिनका डायरेक्ट मुसलमानों के साथ है, और हिंदुस्तान में जब जहाँ मुसलमान है हिंदुओं के साथ है। हिंदू सारी गैर मुस्लिम बिरादरियों में सबसे उत्तम है, वास्तविकता यही है। हमने उसको समझा नहीं, उनको अपने आप को समझाया नहीं, ये भी दोष है, और उन्हें वर्गलाया गया लगातार, ये भी दोष है। कुछ देश मलेशिया अगर बताते हैं जहाँ मुस्लिम की संख्या 80% कितनी है, हाँ, और हिंदू भी हैं, कभी उनमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। हिंदुओं का नाम मुसलमान रखता है, मुसलमान का नाम हिंदू जैसे नाम उनके होते हैं। अब आप देखिए वो रामलीला कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सबको मान रहे हैं। भाईजान बचपन में, यहाँ ये बात भारत में नहीं है। बचपन में कुरावल गांव की वो होली की टोली निकलती नहीं थी जब तक मैं नहीं जाता था। मुझसे बढ़िया कोई गा ही नहीं पाता था। सखी रे श्याम खेले होली और ये वो दुनिया भर, सखी हों तो गई जमुना जल को, सुकहा कहो वीर विपत पड़ी, रपटे पग घाट चढ़े न गयो,
कवि नंदन होए के बिहाल गिरी, ये सब लोग गाते थे, मंचन करते थे नाटकों का। हमारे वहाँ ताजिया उठता नहीं था, मुहर्रम का खेल होता नहीं था जब तक वो लोग नहीं आते थे। जब एक चीज़ बताइए कि आ जाए बेटा, आ जा। प्रोफेसर शिवपाल सक्सेना के संदर्भ में बात करना चाहूँगा। जी जी, कुछ लेते रहो, खाते रहो। सक्सेना जी ने आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भी पूरा जीवन उन्होंने महाराजगंज को दे दिया जी। एक खास उनकी पहचान रही है। लेकिन आज क्या कारण है कि आज का युवा पीढ़ी, मैं सोचता 40 के नीचे वाले जितने हैं, वो सक्सेना जी को जानते ही नहीं। जानते ही नहीं। क्यों भुला दिया लोगों ने सक्सेना जी को भाई? उसकी वजह सबसे बड़ी ये है, देखिए शिवपाल लाल सक्सेना ने 1933 से महाराजगंज को पकड़ा और गांधी जी को वचन दिया था गंगा जल हाथ में उठा करके कि मैं जा रहा हूँ, हाँ, अविवाहित रहूंगा और मैं जीवन भर शादी नहीं करूँगा, उससे फंसूंगा नहीं, और मैं धन के और परिवार के मोह में नहीं फंसूंगा, और मैं महाराजगंज की सेवा करूँगा, उसको ऊंचाई तक ले जाऊँगा। और ऊंचाई तक पहुँचाया उन्होंने। 1937-38 में जो रिकमेंडेशन दिया मजिस्ट्रेट्स ने, भारत में नया गंडेविया बंदोबस्त करने वाला, बेटा आप वहीं बैठ के पढ़ा लीजिए। गंडेविया बंदोबस्त देने वाला, उसमें लिखा उसने कि बहुत ज़रूरी है गंडेविया बंदोबस्त दे देना यहाँ पर, नहीं तो यहाँ पर खूनी क्रांति हो जाएगी। एक जमींदार को पीछे पीछे दौड़ाया जा रहा है, हाथी पर बैठा भागा जा रहा है, गौनरिया से लेकर के पगड़ी तक, लिखा उसने चित्रण किया है। नहीं तो क्यों युवा पीढ़ी नहीं इनको याद और कर रहा? युवा पीढ़ी इसलिए नहीं उनको याद हम समझते हैं जो हमारी पहले की पीढ़ी, हम सब लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए क्या? मैं अपनी क्लास में बराबर जब भी वक्त मिलता था सक्सेना जी पर बोलता था। मैं फंडामेंटल राइट्स पढ़ाता था, जब ग्रामशी को पढ़ाता था, जब रोज़ा लग्जमबर्ग को पढ़ाता था, तो शिवपाल लाल सक्सेना से उनका अंतर संबंध स्थापित करता था, प्रैक्टिकल। तो इस तरह से लोग जानते थे। एक आध लेख लिखा मैंने, कुछ और लोग हमारे जैसे बंधुवर, हमारे परशुराम गुप्ता साहब, वो क्रिएटिव किताब भी लिखी उन्होंने, क्रिएटिव ब्रेन है उनका, और समाज को कुछ देना चाहते हैं। मूलतः उनके अंदर ये भावना है कि हम जहाँ पानी पी रहे हैं, रह रहे हैं, यहाँ के समाज को हम कुछ दें, तो वो कोशिश करते रहे। अब जब वो रिटायर हो गए, मैं भी रिटायर हो गया, बहुत से लोग रिटायर हो गए, R.K. मिश्रा जी रिटायर हो गए, सब रिटायर होते जा रहे हैं। गनीमत है कि हम लोग जी रहे हैं। कॉलेज में जो लोग नए लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उनमें कुछ लोग हैं सक्सेना जी को जानने वाले। मज़े की जानकारी हो गई है शांति शरण की, राजीव द्विवेदी की। यहाँ के पीजी कॉलेज के संदर्भ में कहूँ, लेकिन ये लोग भी 2 मिनट और 1 मिनट और रोकूंगा आपको, ये लोग भी जिस तरह से चाहिए उस तरह से सब शिवपाल लाल सक्सेना पर काम नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ा कारण, शायद मेरी बात पहुंच जाए और बुरी लगे, समकालीन जो फिलवक्स हमारे वहाँ का प्रबंध तंत्र है, GS-BS इंटर कॉलेज का और हमारे पीजी कॉलेज का, वो उत्तराधिकारी तो हैं उनके व्यवहार में भी, कागज़ में भी, लेकिन यथार्थ में नहीं बन रहे हैं। मेरी बात से वो असहमत होंगे, हो सकता है बुरा भी लगे। वास्तव में या यथार्थतः वो 13 जुलाई को उनका जन्मदिन मना लेना, 20 अक्टूबर को बरसी मना लेना, पुण्यतिथि, फॉर्मेलिटी सिर्फ निभाते हैं, 4 आदमी बस वो एक औपचारिकता रह गई। समाज में जोड़ते नहीं है उससे। समाज में पहुंचाया जाए, कम से कम वो बच्चे जाने जो इंटर कॉलेज में दर्जा 9 से ऊपर के हैं, 9 में 10 में इंटर में पढ़ने वाले बच्चे, जो समझ सकते हैं कि शिवपाल लाल सक्सेना क्या थे और क्या कर गए हैं, हम किसकी बदौलत ये शासन ले रहे हैं। सक्सेना जी से हमने एक बार मजाक में पूछ लिया, आप तो उनके बहुत निकट रहे हैं, जब ले करके मैं गया उनको, डॉक्टर O.P. चतुर्वेदी साहब को ले करके गया, डॉक्टर O.P. चतुर्वेदी के खिलाफ सक्सेना जी ने कंप्लेंट कर रखी थी, FIR कर रखी थी, लेकिन जैसे मैंने उनसे कहा कि सक्सेना जी बेहोश हो गए हैं, वो रात में मेरे साथ, जाड़े की रात में
मेरे साथ पैदल चले गए मऊ पाकड़ तक। उन्होंने जाके देखा उखा, कहा बाबूजी आप सुबह ये दवा मैंने दे दी है, इतना उपचार कर दिया है, आप सुबह तक ठीक हो जाएंगे और सुबह आप अपने लेफ्टिनेंट के साथ चले जाइए, गोरखपुर भर्ती हो जाइए। कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। आपने कहा कैसे नहीं जाइएगा? हम लेने गए जीप उप ले करके, तो कहे कि नहीं जाऊँगा। हमने क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? तो कह रहे कि थोड़ी देर में कह रहे तुम कौन? किसको? हमको। अच्छा। हमने कहा हम वही हैं जो आपको ले चलेंगे गोरखपुर, जिसको आप बदमाश कहते हैं। तो पापा जी बदमाश क्या? तुम मेरे बेटे हो। हमने कहा तो सभी बदमाश हैं, मत ले चलो। नहीं चलेंगे आप। ले जाकर वर्दी करा दिया मैंने 16 अप्रैल को। और रात में जब कुछ ठीक ठाक हुए तो हमने कहा ताऊ जी ये बताइए कि जेल से छूटे तो आप तत्काल स्कूल खोलने के चक्कर में क्यों पड़ गए? कुछ मकान उकान बनवाए होते, कुछ खेती वेती खरीदे होते, ट्रैक्टर ट्राली निकलवाते। रूस से ट्रैक्टर मिलता था उस वक्त। आप यूगोस्लाविया घूम करके आए थे, ट्रैक्टर वैक्टर ले आए हुए थे। क्यों? हमने स्कूल लगले क्यों खोल रहे? देखो बेटा, दिमाग एकदम सही हो गया था, डॉक्टर दवा ववा बढ़िया बढ़िया दे दिया था, एक इंजेक्शन भी लगा दिया था। देखो बेटा, जब मैं जेल से निकला और इटली की सरकार बन गई लंदन में, तो मैं समझ गया कि अब साल 6 महीने 1.5 साल के अंदर हमको आज़ादी मिलेगी। और आज़ादी उनके लिए मीनिंगलेस है दोज हु आर अनएजुकेटेड, अनलेस दे आर एजुकेटेड। जब तक वो पढ़ न लें, तो जल्दी जल्दी स्कूल खोलना शुरू किया मैंने कि अब आज़ादी का सही मतलब ये जानेंगे, जान सके यहाँ के लोग। हाँ, यहाँ के लोग, और तब मुख्य धारा में जुड़ पाएंगे, तब देश को, संविधान को समझ पाएंगे। और इन जनरल वो सारी बातें अंग्रेजी में ही उस वक्त कर रहे थे, या बहुत नफीस उर्दू बोलते थे। अच्छा। हाँ, जो बचपन में दर्जा 8 तक पढ़ रखा था, बचपन की चीज़ें उनके दिमाग पर चालू हो गई थी, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आती थी। या तो नफीस उर्दू बोलते थे और कई जगह हमको तर्जुमा करना पड़ता था। अच्छा, ऐसा तो अरबी फारसी के शब्द अधिक होते थे। और बिलमशाफा मैंने मौत का मुकाबला किया है, बोल गए गोरखपुर यूनिवर्सिटी में। फिर लोग देख रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, तो उनसे कह रहे बता दो। हमने फेस टू फेस फियर ऑफ डेथ वायलेट किया इन्होंने। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भाषण दिया था, तो कह रहा हूँ कि मैं मौत से ज़रा भी खाइफ नहीं हूँ, मैंने मौत का बिलमशाफा मुकाबला किया है। तो लोग देख रहे हैं, हाँ, आमने सामने, फेस टू फेस। आई स्ट्रगल इट। वो था ना कि भाई एकदम फांसी वाले कमरे में रखे ही गए थे, फांसी देने वाले थे, वो कुछ ऐसा घटना घटी कि बच गए वो, नहीं तो फांसी दे दी गई। उनके मुंह में कंपास लगा करके मुंह फैला दिया था। कहीं बताओ तुम्हारे साथी कहाँ है, मार डालो, नहीं बचाएंगे। बर्फ की सिल्ली में बांध दिया गोरखपुर राजघाट पर, और बर्फ तोड़ तोड़ के डंडे से पुलिस ने मुंह में भर दिया, तो फिर जबान हट गई। बर्फ के टुकड़े डाल दिए जब मुंह में, ठंडक से जबान हट जाएगी, जबान हट गई। और जिंदगी भर इसीलिए बात जो बोलते थे बड़ा लड़बड़ लड़बड़ सबके बोलते समझ में नहीं आता, सबके समझ में नहीं आता था। यही कारण था, यही कारण था। मार डालो, मार डालो। सक्सेना जी को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, और ये जिम्मेदारी मेरी भी है भाईजान, आपकी भी है, बाबू सुरेंद्र पटेल जी की भी है, प्रोफेसर रमेंद्र मिश्रा की भी है, घनश्याम शर्मा की भी है। ये सारी जिम्मेदारी है। हम लोगों ने उनको देखा है, आत्मसात किया है, उनसे फ़ायदा उठाया है। बहरहाल हमको ये इत्मीनान है कि मैंने उनका हक अदा करने की और महाराजन के पानी का ऋण उतारने की हमने भरपूर कोशिश की है। मैंने कुछ नहीं किया, नौकरी नहीं दे सकते थे, तो मैंने उद्योग विभाग से या गोरखपुर ग्रामीण योजनाओं में सैकड़ों लड़कों को स्वरोजगार में लोन दिलवाया है। उद्योग विभाग में प्लाटिंग करा करके 3 एकड़ 76 डिसमिल ज़मीन का
एक्विजिशन करा करके, प्लाटिंग करा करके लोगों को अलॉट करवाया, डिपार्टमेंट कायम कराया मुलायम सिंह के ज़माने में। यहाँ अपना आदमी ले आए हैं अपने मिनिस्टर को। आज जो भारत की राजनीति है, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? भारत की राजनीति में से हमें निराश होने खास की करके 2014 के बाद। जी जी, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इसी निराशा के घने बादल में हमें केजरीवाल की शक्ल दिखाई देती है, भगवत सिंह मान की शक्ल दिखाई देती है, राहुल गांधी की शक्ल दिखाई देती है, और इमर्ज कर रहे हैं और लोग टीएमसी की। लालू यादव या तेजस्वी यादव बहुत सारे डिफेक्ट्स के बावजूद, इंसानी कमज़ोरियों के बावजूद ये लोग हैं जो लोकतंत्र के लिए काम कर रहे हैं, करेंगे। खुद नीतीश या चंद्रबाबू नायडू मूलतः लोकतंत्रवादी हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक ज़माना था जब अटल बिहारी वाजपेयी जैसा महापुरुष था, सुषमा स्वराज जैसी, अरुण जेटली जैसी और नितिन गडकरी जैसे सिद्धांतवादी पढ़े लिखे लोग थे। उनका ज़माना धीरे धीरे खिसक रहा है। अटल जी जा चुके हैं, सुषमा स्वराज जा चुकी हैं, अरुण जेटली जा चुके हैं, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह जैसे शरीफ लोग, जैसे अच्छे लोग हैं अभी मौजूद, लेकिन ये लोग कमज़ोर पड़ रहे हैं धीरे धीरे। क्या देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है क्या? बढ़ चुका था, ब्रेक लग गई है। कैसे लगी ब्रेक? ब्रेक लग गई है। अगर ये संख्या 272 से ऊपर होती तो तानाशाही के माहौल में आज हम लोग होते। ब्रेक लग गई है, तानाशाही अब नहीं आ पाएगी जब तक ये कुछ लोगों को तोड़ फोड़ करके भानुमती का कुनबा नहीं जोड़ लेते, तब तक तानाशाही की चांसेस नहीं है कलम बंधा स्वच्छंद नहीं, फिर कौन बतावे कि वीरों का कैसा हो बसंत, इस तरह से लिखा था। आज तो कलम तो ख़त्म हो गया है, मीडिया बिक गया है पूरा। मीडिया बिक गया है, कलम से लिखा नहीं जा रहा है। मीडिया, प्रिंट मीडिया का रवाज नहीं है। पंफलेट पोस्टर जो हम अखबारों में बांटते हैं उसको कोई पढ़ता नहीं। आपने कहा था एक बार, तब से मैंने लगातार रिसर्च किया कि क्या इसको पढ़ते हैं लोग, तो कोई नहीं पढ़ता, फाड़ फाड़ के फेंक दिया जाता है ना, कोई तुरंत फेंक देता है, तुरंत फेंक दिया जाता है। जिस दिन आपने कहा था कि नहीं लोग पढ़ते हैं, तब से मैंने वाच करना और इस पर रिसर्च करना शुरू किया 5 महीना पहले। तो मैं देखता हूँ कि जो रीड करके आप दे देते हैं उसमें कोई अल्टरेशन करने की ज़रूरत नहीं हमको लगती है। मूलतः मैं उसी नतीजे में पहुँच जाता हूँ। एक संस्करण आपने एक बार बताया था। जी जी। किसी गांव में मैं हिंदू मुस्लिम की एकता पर, हिंदू मुस्लिम के संबंधों पर बनिया व्यापारी ने कहा उनसे कि मैं लड़के से बोल दूंगा कि आपको हमेशा जो चाहिए मिलता रहेगा, पैसे की चिंता मत करिए। वो वाला संस्करण जरा बताइए। देखिए मैं बताता हूँ, बात है क्या थी? मेरे गांव की, मेरी माँ के मामा थे और उनकी 2 बहनें हमारे गांव में। तो नतीजा ये कि वो गांव में बहनों और भांजियों की मोहब्बत में आके बस गए। प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे। कहीं बाहर से आकर बसे? हाँ, बढ़लगंज से। अच्छा। आकर के 16 किलोमीटर और उधर आ गए, बस गए। बच्चे छोटे छोटे, तनख्वाहें 40 रुपया या 41 रुपया मिल पाते थे। बच्चे छोटे छोटे, बहुत लेट मैरिज हुई थी, पहली बीवी एक्सपायर कर गई, 7-8 साल बाद उन्होंने तब शादी किया, ज़बरदस्ती बच्चे हुए। मेरे गांव में नारायण काका हुआ करते थे, राम नारायण और पूर्णवासी, 2 भाई सगे थे। सबसे बड़े नारायण काका और सबसे छोटे पूर्णवासी काका। नारायण काका के 2 बेटे, राम प्यारे भाई और तुलसी मुझसे छोटा था।
तो गांव में रिश्ता होने की वजह से मौलवी साहब से उनसे गाली गलौजा हुआ करता था। हाँ, तमाम लोगों से होता था। वो बड़ा मजा आता था उसमें। हाँ, ए पहुना जयराम जी की दूर हटो, ए पहुनवा सलाम करत हैं दूर हटो, ये होता था उनसे। तो मौलवी साहब गुजर रहे थे, इधर देखे नहीं, या हो सकता है बकाए के नाते झेप महसूस कर रहे थे। नारायण काका ने कहा कि ए पहुना, अरे सुरऊ, दूर बैठो। फिर लौट करके आए, कहे बाबू नारायण हो? कि हाँ हाँ बोलल जाए, है इलायची लौंग ले ला, बोलल जाए कि तुम्हारा पैसा बहुत बाकी हो गया, तनख्वाह मिल नहीं रही, मिली भी चीज, ईद आ गई, नहीं दे पाए, हम क्या तुम्हारा सामना करें। हम तुम्हारा क्या सामना है। दाढ़ी छू के उन्होंने कहा कि पहुना तू कैसन बात कह दिया, हमार कलेजा फट गई, तुमके जिंदगी भर न तनख्वाह मिले, अगर नारायणा सारे की जिंदगी बा तो हमके जानकारी हो चाहिए, हम लड़कन का पेट नहीं कटे दे, और मरब तो तुलसिया से और रमपियरवा से कह के जाए कि हम ये जबान दिहले हैं, एक निभाए के बाद तुमन के। ये क्या संबंध थे वो? कि तू हमरे इलाका भर के तालीम देत हवा, घर से पकड़ पकड़ के, खेते से पकड़ पकड़ के, नदी से पकड़ पकड़ के, तालाब से पकड़ पकड़ के लड़कन के रात रात भर जाग के पढ़ावल, लालटेन जला के, ढेबरी जला करके। ये काम केहू करला? तालीम देत हवा, शिक्षा से जोड़त हवा, आदमी बनावत हुआ उन्हन के। अरे इलाका भूल जाई, नारायणा भंचो कब्बो नहीं भूली तुमके। और उनकी आंख में आंसू डबडबा गया। आज जब ये बात मैं सोचता हूँ कि नारायण काका का व्यक्तित्व क्या था, है। आज जब मैं सोचता हूँ कि ओफ, एक पंडित जी थे हमारे, 90 एकड़ की उनकी छावनी थी, बह गई, बढ़ गई बाढ़ में। गांव पर सिर्फ 4 एकड़ 5 भाइयों के बीच में जमीन थी। उन 5 भाइयों ने फड़ुआ उठा लिया, हल चला नहीं सकते थे, ब्राह्मण थे, फावड़े से कोड़ कोड़ के वो 80-80 डिसमिल जो जमीन सबके हिस्से में थी लोग बोते थे। पिताजी से और हमारे बड़े पिता से और छोटे चाचा से, ये लोग 5 थे, ये लोग 4 थे। ये बड़ी घरानी खानदानी दोस्ती और आज भी कायम है। यहाँ तक कि मैं आया यहाँ पर तो मेरे पीछे पीछे वो परिवार भी आके चूंठा में बस गया। मैंने एक ही दिन 17 एकड़ जमीन लिखवाई थी उनको, काशीनाथ मुख्तार की। काशीनाथ मुख्तार जी की 17 एकड़ 16 एकड़ प्रोजेक्ट में लिखवाई। वो 3 भाई आकर के बसे यहाँ पर। तो पिताजी ने हमारे कहा कि ए शिव मुहूर्त, तो कहा हाँ बोलो भैया, हमरो जोड़निया कोड़ दा, अपने को कोड़ सब, तो कोड़ दिए लोग। आ गए, ए भैया कोड़ दिया गई, 3 दिन लगल कोड़ दिया गई। तुहने लोग हो गया बोवा जोता, बोए जोते काट के आधा भेजे यहाँ पर, तो उन्होंने जितना आधा भेजा था उसमें आधा और प्लस करके दे दिया, आदमी से भेजवाया अपनी लड़िया से। अब इस तरह से संबंध कायम हुए। चकबंदी में जाके बयान दे दिए कि हमने गिफ्ट दे दिया अपने भाई को। ऐसे इस मिजाज के लोग 80 डिसमिल लोग पाए थे, 16 डिसमिल और 5 भाई पा गए। राजमंगल काका की दोस्ती देखिए, मेरे फादर से 15 दिन छोटे थे राजमंगल मिश्र, और ठीक 15 दिन बाद मरे। आए, पिताजी को कफन दफन लोग कर रहे थे, चुपचाप ऐसे ही जहाँ कब्र खोदी जा रही थी ऐसे ही बैठे थे एक जगह से, एक शब्द नहीं बोले, मुझसे नहीं बोले।
और गए नदी के किनारे किनारे घर में अपने पहुँचे। रात में फालिज मारी। फालिज इनको भी हुआ, 1.5 दिन में मर गए। उनको फालिज हुआ, 15वें दिन मरे। दोनों। हाँ, ठीक 15 दिन के डिफरेंस पर राजमंगल मिसिर मर गए। इलाके में मुल्लन बाबू और मिसिर बाबा भैल बा। जब 2 लोगों को दोस्ती की मिसाल देते हैं सब, कहे कि मुल्लन बाबू और मिसिर बाबा भैल बा। 1.5 दिन मर गए, 15 दिन मर। हाँ, ठीक 15वें दिन। ये 1.5 दिन बीमार रहे, वो 14 दिन बीमार रहे। दोनों फालिज में गए। तो ये शुद्ध ब्राह्मण थे और ये शुद्ध मुसलमान थे। और इतनी अच्छी दोस्ती। हमने बाबा को सुनते थे। जब बदन बाबा आते थे और हमारे आजा झुंगे में जाकर के बदन बाबा सुनते नहीं थे खान से, तो सब पतोहों की, 5 पतोहों की शिकायत बयान करें और ये जवाब दें धीरे धीरे, कहें कि जाने दो, आँख बंद कर लो, कुछ एवाइट करो, बढ़ा जाओ। तो सुने नहीं, तो कहते थे कि इतनी जोर से बोल, तो कहे अल्लाह बचावे बभनों से। तो वो कहे हे राम बचा दो मीमन से। और लोग बजर दोस्त थे, खाते पीते नहीं थे एक दूसरे के वहाँ। खाते पीते तो राजमंगल चाचा भी और फादर नहीं थे, लेकिन हम जितेंद्र और जगदीश भैया ये सब लोग खूब खाते थे। चलिए, आज जो इस महाराजगंज के युवा पीढ़ी तो जानता ही नहीं जानता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों से कुछ ज़रूर लोग सीखेंगे, शायद उनके मन में कुछ परिवर्तन हो, कुछ विचार करें, कुछ सोचें कि हमें अपने महाराजगंज को क्या करना है, समाज को कैसा बनाना है, कैसे हम मिलजुल के रहें और लोगों के बहकावे में ना आवे, राजनीतिक बहकावे में ना आवे, अपनी खोपड़ी को खास करके स्वच्छ रखें। और अंत में बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा तो एक ही पैगाम है कि हर दर्द मंद दिल को रोना मेरा रुला दे, बेहोश जो पड़े हैं शायद उन्हें जगा दे। प्रार्थना है कि ए खुदा हिंदुस्तान को बख्श ऐसे आदमी जिनके सर में मग़ज़ हो और मग़ज़ में ताबिंदगी यानी चमक, जिनके सीनों में हो रोशन हुब्बे मिल्लत के चिराग, दिल तो दिल की तरह जिनके धड़कते हों दिमाग।